सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं वही रेवाड़ी में। और रेवाड़ी में इसलिए पहुंच रहे हैं कि रेवाड़ी में आपको दिखाऊंगे कि एक बड़ी समस्या है, एक बड़ी बीमारी है कैंसर की। और कैंसर की अगर बात करें तो दिन पर दिन फैलता जान लग रहा है, बढ़ती जान लग रही है बीमारी। लेकिन इसके इलाज की बात करें तो मतलब इसका इलाज भारत में संभव नहीं है। लेकिन आड़े आज हम रेवाड़ी में पहुंचे हैं तो इनका कहना है कि हम देसी आयुर्वेदिक दवाई आता है कैंसर का इलाज कर रहे हैं। तो भीतर चल के पूछेंगे भी किस प्रकार से इलाज कर रहे हैं, किस प्रकार का दावा कर रहे हैं। तो आप देख भी इसको आर आर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। तो इनसे अंदर चल कर पूछने वाले हैं भी किस प्रकार से इनका इलाज हुआ है, जो इनका हॉस्पिटल कब से ये कर रहे हैं काम, और आयुर्वेद से कैसे ये ठीक करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। आपका क्या नाम है? मुकेश यादव जी। आप यहाँ पे काम करते हो जी। तो डॉक्टर रमेश आए हुए हैं जी यही है डॉक्टर। तो उनसे मिलना है हमको। जी जी भाई। तो भाई डॉक्टर रमेश से मिलेंगे जो कैंसर की जो बीमारी है। राम राम डॉक्टर साहब। नमस्ते जी। डॉक्टर साहब मतलब कह रहे हैं कि आप कैंसर का इलाज करते हो यहाँ पे आयुर्वेदिक दवाइयों से। कह रहे हैं करता हूँ। करते हो? हाँ। अच्छा। हाँ। मतलब जो ये दवाई जो आप इलाज करते हो कैंसर का तो कितने सालों से कर रहे हो? मेरे को 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गए। लगातार, हाँ। तो मतलब जो ये आपका आर आर हॉस्पिटल है तो इसकी ब्रांच और कहीं भी है? मेरा हेड ऑफिस तो अटेली मंडी है, बाकी रेवाड़ी में ब्रांच है और दिल्ली में भी है। तो डॉक्टर साहब कितने सालों से कर रहे हो? कह तो रहा हूँ 6-7 साल हो गए लगातार। 6-7 साल हो गए जी। तो डॉक्टर साहब मतलब किस प्रकार से इलाज करते हो? पंचगव्य थेरेपी से ट्रीट करते हैं हम पेशेंट को। पंचगव्य थेरेपी का मतलब है गौ माता के 5 प्रोडक्ट्स अच्छा। प्लस आयुर्वेदिक औषधियाँ, अच्छा। उससे ये सारी मेडिसिन तैयार होती है। और भरोसा इसलिए होता है हमें कि खुद से तैयार करते हैं, मेरी टीम लगी होती है इसमें, बाहर से कोई चीज़ हम परचेज नहीं करते। डॉक्टर साहब देखो, अगर किसी भी कैंसर के मरीज को आपसे इलाज करवाना है तो क्या करना पड़ेगा उनको? पेशेंट अगर आने की सिचुएशन में तो पेशेंट आ जाए, नहीं तो वो अपनी रिपोर्ट सेंड करे मेरे पास। रिपोर्ट के बेस पे मैं उनको मेडिसिन प्रोवाइड करवा देता हूँ रिपोर्ट देख के। ठीक है। नॉर्मल वे में भी 4 से 6 महीने इसके ट्रीटमेंट में लग जाते हैं शुरुआती लक्षण में। बाकी जो है किसी भी पैथी में, मैं बुराई नहीं कर रहा किसी भी पैथी की, वहाँ सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है। अगर जड़ से खत्म करना है तो हमें आयुर्वेद का सहारा लेना ही पड़ेगा। देखो सर, आपने कहा कि मतलब कंट्रोल हो जाता है वहां पे, क्योंकि कैंसर की अलग अलग स्टेज होती है। तो मतलब किस स्टेज तक इलाज संभव है यहाँ पे? मेरे पास तो मोस्टली आते हैं 3rd और 4th स्टेज वाले। 3री और 4थी स्टेज के पेशेंट जो हर जगह से थकार लेते हैं ना, वो आते हैं और काफ़ी रिकवरी हो रही है। कम से कम 80% जो है ना रिकवरी हो रही है, अगर पेशेंट अच्छे से अपनी देखभाल करता है, अपने जीवन शैली में बदलाव करता है, डेफिनेटली ठीक होता है। तो डॉक्टर साहब किस प्रकार की आप दवाइयाँ बनाते हो, और दवाइयाँ खुद बनाते हो या फिर कहीं से मंगवाते हो? पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको, अभी भी बताया है कि मैं भरोसा इसीलिए करता हूँ कि मेरे अपने प्रोडक्ट हैं। दवाइयाँ मेरी टीम और मैं लग के मेरी निगरानी में हम खुद तैयार करते हैं, अपने से तैयार करते हैं। कितनी मात्रा में औषधियाँ डालनी है, कितनी मात्रा में हमने पंचगव्य का इस्तेमाल करना है, एक एक चीज़ को फोकस किया जाता है बहुत अच्छी। तो फिर डॉक्टर साहब इसका खर्चा क्या रहता है? क्योंकि खर्चे की अगर बात करें तो कैंसर एक कितनी बड़ी समस्या है, अगर कहीं से करवाते हैं तो मतलब लाखों में खर्चा आता है इस चीज का। मेरी 500 रुपये काउंसलिंग फीस होती है। जब तक पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं होता मैं मेडिसिन उसको प्रोवाइड नहीं करवाता, चाहे अटेंडेंट आए चाहे पेशेंट आए खुद। जब वो सेटिस्फाई, मैं सेटिस्फाई होता हूँ कि मेरी बातों से ये सहमत है, तभी मैं दवाइयाँ प्रोवाइड करवाता हूँ। और मेरा 500 रुपये काउंसलिंग फीस होती है। 1 घंटा भर मैं उससे माथापच्ची करता हूँ, उसके बाद में ही दवा देता हूँ। 9,000 रुपये पर मंथ मेरी मेडिसिन का खर्चा है। कम से कम स्टार्टिंग में पहले और दूसरी स्टेज पर भी 4 से 6 महीने लग जाते हैं ठीक होने में। डॉक्टर साहब कहाँ कहाँ से आ सकते हैं मरीज? चारों तरफ से, थ्रू आउट इंडिया, यहाँ तक कि बाहर भी मेरी मेडिसिन जा रही है। यूएसए में भी जा रही है मेरी मेडिसिन, श्रीलंका में भी जा रही है, नेपाल में भी जा रही है। तो जैसे पूरे भारत से मरीज आए तो कोई व्यवस्था है यहाँ पे मरीज के लिए? मरीज यहाँ पे अगर बहुत दूर दराज से आता है तो मरीज को एडमिट तो नहीं किया जाता, हम एडमिट नहीं करते हैं पेशेंट को। लेकिन अगर दूर दराज से पेशेंट आता है, अगर जाने की व्यवस्था नहीं है तो हमारे पास रुकने की सारी व्यवस्था है, खाने पीने की सब व्यवस्था है हमारे पास। मतलब ऑनलाइन कोरियर से भी दवाई भेजते हो? ऑनलाइन दवाई प्रोवाइड करवा देते हैं। पेशेंट एक बार आ जाता है तो मोस्टली जो दूर के पेशेंट होते हैं वो ऑनलाइन ही दवाइयाँ मंगवाते हैं। और कैंसर के अलावा और किसी चीज का भी इलाज होता है यहाँ पे? इलाज तो हर बीमारी का होता है, लेकिन मैं आज मोस्टली फोकस कैंसर पे ही कर रहा हूँ।
पाइल्स और कैंसर को विशेष जो है ना फोकस कर रहा हूँ आजकल, लेकिन आज की तारीख में तो मैं सिर्फ कैंसर के ऊपर ही बात करूंगा आपसे। डॉक्टर साहब देखो, रेवाड़ी में है आपका जो हॉस्पिटल है, आरआर हॉस्पिटल है, तो रेवाड़ी में एक बार प्रॉपर लोकेशन बताइए यहाँ की हमारे दर्शकों को। ये रेवाड़ी, एक तो मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। यहाँ से किसी भी कोने से आदमी आ सकता है। बस अड्डे और रेलवे स्टेशन के बीच में बीएमजी मॉल के बिल्कुल सामने सेक्टर 5 में ये हॉस्पिटल है मेरा। 9 से 6 बजे का टाइम है इसका खुलने का। अटेली जो मेरा हॉस्पिटल है 24 आवर्स खुला होता है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन अगर पेशेंट रुकना चाहे तो रुक सकता है, बल्कि उसको हम एडमिट नहीं करते हैं कि एडमिट करके हम उसको ट्रीट नहीं करते हैं, क्योंकि पेशेंट की देखभाल घर में ही ज़्यादा हो सकती है। तो डॉक्टर साहब सिर्फ रेवाड़ी में ही है हॉस्पिटल या फिर कहीं पे और भी ब्रांच है इनकी? मैंने बताया आपको कि मेरा हेड ऑफिस अटेली मंडी। अटेली मंडी? जी। अच्छा। रेवाड़ी में दूसरी ब्रांच है और दिल्ली भी मेरी एक ब्रांच है, जहाँ मैं सिर्फ संडे को जहाँ एक तो रेवाड़ी में ही है, दूसरी ब्रांच एक दिल्ली में है। रेवाड़ी में तो हम बैठे हैं ना यहाँ। मतलब 3 ब्रांच है? 3 ब्रांच। 3 ब्रांच है। हाँ। तो तीनों ब्रांचों पे आप ही रहते हो? तीनों ब्रांचों पे एक आदमी 3 जगह कैसे रहे? ये जैसे ये जाता हूँ सोमवार मंगलवार कहीं और जाते मेरी हो? टीम लगी हुई है, मेरे अच्छा। डॉक्टर बैठे हैं, मेरी जरूरत होती है तो मैं भी विजिट करता हूँ। तो डॉक्टर साहब मतलब जैसे कैंसर के मरीज है, बड़े दुखी होते हैं। एक तो इतनी बड़ी बीमारी है ये कि सुन के ही आदमी वैसे ही परेशान हो जाता है कि कैंसर की बीमारी है। तो मतलब किसी भी कितनी भी स्टेज पे हो, कोई भी बड़ी समस्या हो, तो मतलब बिना बेचिंत होकर यहाँ पे आ सकता है। देखो, पेशेंट को घबराने की जरूरत नहीं है। कैंसर से मौत नहीं होती, मौत होती है उसके ट्रीटमेंट से। इतनी जटिल प्रक्रिया है कि उससे घबरा के पेशेंट मरता है। ये मारते हैं घर वाले, रिश्तेदार, यार दोस्त, ठीक है जी, उसके डर से मरता है पेशेंट। कैंसर से मौत नहीं होती। अगर अच्छे से अपने देखभाल करता है और दृढ़ निश्चय कर लेता है कि मुझे कैंसर को हराना है, डेफिनेटली हराया जा सकता है। बस सहन शक्ति जरूरी है। जी बिल्कुल। तो आपकी टीम से भी बात कर लेते हैं। राम राम जी। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर नवीन कुमार है। तो नवीन कुमार जी, आप क्या कहना चाहते हो कि यहाँ पे जिस प्रकार से मतलब कैंसर आज के टाइम में बड़ी समस्या है और मतलब दिन बर दिन बढ़ती जाने लग रही है, एक तो कारण क्या है कैंसर का बढ़ने का? कारण क्या है, हम अपने शरीर का देखभाल नहीं कर पाते हैं और अच्छे से खाना पीना जो खा रहे हैं लोग वो ऐसे ही खाते हैं, कभी कुछ खा लेते हैं कभी कुछ खाते हैं, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है खाना और नहीं परहेज करते हैं पेशेंट। जी डॉक्टर साहब, आज के टाइम की अगर बात करें ना तो कैंसर एक बड़ी बीमारी और बढ़ती जाने लग रही है दिन पर दिन। और मतलब क्या बड़ी समस्या है कि हम मतलब इस बीमारी से ग्रस्त होते जाने लग रहे हैं। देखो, पहले आज से 50 55 60 साल जैसे भी लगाओ, 40 साल, उस दौर में क्या होता था कि सिर्फ 2 ही तरह से कैंसर होता था मेनली। या तो किसी को जेनेटिक प्रॉब्लम या फिर कोई ज़्यादा नशा करने वाला। इसके अलावा आज तो सैकड़ों समस्याएं हैं, सैकड़ों कारण हैं कैंसर बनने में। अनेकों कारण हैं, किस किस का नाम गिनाऊं मैं। रेडिएशन से कैंसर हो रहा है। रेडिएशन पूरे वायुमंडल में फैल रहा है, रेडिएशन कहाँ नहीं है बताओ। फोन है, मोबाइल फोन है, टीवी है, फ्रिज है, एसी चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है सब रेडिएशन छोड़ रहे हैं। टावर लगे हैं, कंप्यूटर को जांच कराने जाते हैं तो भी रेडिएशन की चपेट में आते हैं। रेडिएशन भी एक बहुत बड़ा कारण है। बेंजीन एक ऐसा केमिकल है जो आज आम घरों में पाया जाता है, 24 आवर्स अवेलेबल है। बेंजीन से भी कैंसर हो रहा है। और इसके कुछ फायदे हैं तो साथ साथ में नुकसान भी है किसी चीज़ के। जैसे मोबाइल का हमें बेनिफिट मिलता है तो उसके नुकसान भी है। नुकसान भी है, बिल्कुल। ऐसे ही बेंजीन हमारी रसोई में रखा होता है, 24 घंटे गैस में पाया जाता है। इसलिए डालते हैं कि गैस में स्माइल नहीं होती। इमरजेंसी में अगर उसमें स्माइल, कोई दुर्घटना हो जाए तो उसमें स्माइल पैदा करने के लिए पता चल जाए, बेंजीन का प्रयोग किया जाता है। बेंजीन से कैंसर बन। और सबसे बड़ा कारण आज है हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी जीवन शैली, सब में बदलाव आ गया। जहर तो हम खा ही रहे हैं। आज फूड ग्रेन में हम क्या खा रहे हैं? जहर खा रहे हैं। गेहूं में इतनी खतरनाक मात्रा में ग्लूटीन है जो एक से एक जटिल बीमारी पैदा कर रहा है, और गेहूं को हम खाए जा रहे हैं। बिल्कुल। अमीर लोग आज गेहूं को नहीं खा रहे हैं।
आज से 50 साल पहले हमें गेहूं खाने को नहीं मिलता था, अमीर लोग खाते थे। आज उन्होंने गेहूं खाना छोड़ दिया है, हम खा रहे हैं, उनका जूठन हम खा रहे हैं। गेहूं खराब होता तो अंग्रेज लोगों की फसल थी, वो लेके आए थे हमारे यहाँ। गेहूं खराब नहीं है गेहूं, लेकिन उसमें पेप्टिसाइड डाल डाल के, इतना पेप्टिसाइड डाल डाल के, और उसको जो है ना जहर बना दिया उसको। और सर अपने यहाँ पे तो आमतौर पे चना बाजरा हाँ। ये खाए जाया करते हैं। जी, और फिर उसको भी गलत तरीके से खा रहे हैं। आज भागते भागते पानी पी रहे हैं, खड़े खड़े खाना खा रहे हैं, सोने का टाइम नहीं। अपने दिनचर्या में बदलाव जब तक आदमी नहीं करेगा, इन क्रोनिक बीमारियों से बच नहीं सकता। हमें कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। हमें अगर बचना है तो अपने आप पे ध्यान देना होगा, हमें बचना होगा इन चीज़ों से। जी। तभी जो है ना कैंसर से या और किसी भी क्रोनिक बीमारी से बचा जा सकता है। तो रुख साहब, तो दवाई, जैसे ये दवाई आपने खुद तैयार की है, तो इन दवाइयों के साथ साथ परहेज भी साथ में रहते होंगे? परहेज और लाइफस्टाइल, जितना काम दवाइयाँ करती हैं उतने परहेज तो नॉर्मल होते हैं मेरे। परहेज कुछ विशेष नहीं होते, लेकिन परहेज के साथ साथ में लाइफस्टाइल, जीवन शैली में बदलाव बहुत जरूरी है। जब तक जीवन शैली में बदलाव आदमी नहीं करेगा, तब तक वो स्वस्थ रह ही नहीं सकता। और वायरल की तरह फैल रहा है कैंसर। बिल्कुल। और इसके पहले मैं तो कहता हूँ कि पानी से भी कैंसर हो रहा है। सारे के सारे आरओ का पानी पी रहे हैं आदमी, पीने का भी छोड़ो। जहाँ पर्याप्त मात्रा में पानी है, जैसे पंजाब के कुछ एक इलाके ऐसे हैं जिनको कैंसर सिटी के नाम से ही जाना जाता है। वहाँ गाड़ियाँ चलती हैं तो कैंसर ट्रेन के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल। वहाँ सबसे बड़ा कारण है कि नशा करते हैं लोग, एक तो ज़्यादा नशा करते हैं। पंजाब से ही जो है नशे की सप्लाई होती है। पंजाब में कहाँ से होती है? पाकिस्तान से होती है, अफगानिस्तान से होती है, कहाँ से होती है? लेकिन मेन सप्लायर हम तो पंजाब को ही मानेंगे ना, कि रास्ता तो वही है बिल्कुल। ड्रग्स का। तो एक तो वो कारण है। दूसरा कारण है कि वहाँ पानी ज़्यादा है, ज़्यादा पानी है, अधिक प्रोडक्शन के लिए, ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए पेप्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। जितना ज़्यादा पेप्टिसाइड, होड़ लगी हुई है। वो उससे ज्यादा आपके डाल खेत रहे में हैं। 60 मन धान हुआ है और मेरे में 40 मन हुआ है, तो मैं उसमें पेप्टिसाइड और डाल के आपका मुकाबला करूंगा। बिल्कुल। ठीक है, तो ये हम अपने जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। बल्कि दूसरी भाषा में, अगर देसी भाषा में मैं कहूँ, तो हमने बीमारियों को इनवाइट कर रखा है, न्योता भेज रखा है, और जिसको इनवाइट किया है वो तो आएगा घर। अब चाहे वो दोस्त है चाहे दुश्मन है, घर आएगा तो वेलकम करना ही पड़ेगा, निपटना तो पड़ेगा उससे। तो ये सारी दवाई देसी चीजों से बनाई गई? सब देसी जड़ी बूटियां प्लस पंचगव्य। जी। रुख साहब, आप क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को कैंसर को लेकर? मैं तो यही कहूँगा कि आज बहुत से ऐसे आयुर्वेदाचार्य बैठे हैं कि मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि भाई मैं गौमूत्र का सेवन कर रहा हूँ, भर भर के गिलास पी रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मेरा सजेशन यही है कि किसी के कहने सुनने से मात्र गौमूत्र का सेवन ना करें। ये ठीक है कि गौमूत्र में वो केमिकल पाया जाता है जो कैंसर को हराने में सक्षम है, लड़ सकता है उससे, लेकिन कैसा हो, किस प्रकार का हो, किस टाइम का हो, कैसी गाय का हो, इसके बारे में उसको कोई जानकारी नहीं होती। दूसरी बात, उसमें इतने बैक्टीरिया होते हैं कि वो हमारे अच्छे सेल्स को भी ख़त्म कर देते हैं। उसके उल्टा नुकसान होता है, उससे फायदा नहीं होता। अब ये पंचगव्य का गौमूत्र प्लस औषधियों का अर्क तैयार किया हुआ है, लाइफ टाइम खराब नहीं होता है। तो मतलब पूरी जानकारी के बाद ही ले। जी, और उसके वो टेम्परेरी, अगर वो बताता हूँ, वो चीज़ें भी बताता हूँ। कोई दूर दराज से जी मैं हफ्ता 10 दिन 4 दिन नहीं आ सकता आपके पास, तो टेम्परेरी ऑप्शन यही होता है कि उसके लिए बताता हूँ कि भाई ऐसे ऐसे कर लो आप। अगर इस प्रकार का गौमूत्र आपको अवेलेबल है तो उसको, उसकी प्रक्रिया भी मैं फिर से बता देता हूँ एक बार। अगर कोई लेना चाहे घर में, तो कम से कम 2 साल की तो बच्चिया हो, बीमार ना हो, पेट में कुबड़ हो, देसी हो, देसी गाय, सुबह सुबह कर लें, मिट्टी या कांच के बर्तन में कलेक्ट करें उसको। प्रेग्नेंट ना हो, ब्याही हुई ना हो, ब्याने वाली ना हो। अगर इन तीनों उससे गुजर रही है गाय, तो उसमें 45 दिन के लिए हमें छोड़ना पड़ेगा, कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा नुकसान करेगा वो। फिर सुबह सुबह सूर्य निकलने से पहले लें। उसको लेने के बाद में हम उसको इतना गर्म करें, इतना उबालें कि उसका सारा अमोनिया खत्म हो जाए। जब तक अमोनिया क्या है, ऊपर जो फैना आता जाएगा, तो उसे को अमोनिया कहते हैं।
उसको खत्म करें, उसके बाद में सूती कपड़े से छाने उसको 7-8 तय करके सूती कपड़े की, फिर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं 15 या 20 ml ज़्यादा है ज़्यादा। जी और एक बार का बना हुआ एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है, समझ रहे हो। अरे को कारण मैंने क्या क्या बताऊँ, एल्युमिनियम के बर्तन है बहुत बड़ा, सबको पता है कि बहुत बड़ा कारण है एल्युमिनियम के बर्तन। और प्रेशर कुकर आजकल मिट्टी का भी आ रहा है, स्टील का भी आ रहा है, और हो सकता है आने वाले समय में लोग सोने चांदी का भी बना रहे हैं। जी, लेकिन खाना बनने की प्रक्रिया तो वही है ना। वही रहेगी प्रेशर कुकर वाली। एक तो खाना पकता नहीं है, गलता है, गली हुई चीज़ कभी डाइजेस्ट नहीं होती। दूसरा उसका अमोनिया उसी में जज्ब हो रहा है, जो क्रोनिक बीमारियां बना रहा है, खासकर कैंसर तक बना रहा है, उसी में उसको खा रहे हैं, हमें पता होते हुए भी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम जानबूझ के बीमारियों को हमने इन्वाइट कर रखा है। तो अपनी दिनचर्या को बदलो। बिल्कुल। टूथपेस्ट है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा मैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जहाँ से ईजाद किया, जिन लोगों ने ईजाद किया टूथपेस्ट को, वहाँ तो 15 साल के बच्चे बहन है, कर नहीं सकते। और हम 6 महीने के बच्चे को ही जो है उसके हाथ में ब्रश दे देते हैं, टूथपेस्ट लगा के देते हैं। बच्चा अगर पैदा होता है और 6 महीने का हो गया, माँ उसको दूध नहीं पिलाती, फिगर खराब हो जाएगा। गलत तो नहीं कह रहा हूँ। बिल्कुल। फिर रोने लगता है तो पालने में, बोतल का दूध पिलाने के लिए, पालने से भी चुप नहीं हो रहा तो ये उठा के कहाँ गया वो फोन, रखो फोन दे देते हैं। फोन दे देते हैं। हमें नहीं पता, 66 साल की उम्र हो गई, मुझे नहीं पता, ऑन ऑफ जानता हूँ। यूट्यूब खोल लिया, कभी व्हाट्सएप पे रिपोर्ट देख ली किसी की, वो 6 महीने का बच्चा उसको सारी स्टडी कर लेता है। वो चाहे मार्केट घूम के आ जाए, उसकी मम्मी वो रोएगा नहीं, पालने की भी जरूरत नहीं है उसको, सारे ऑप्शन जानता है। तो कौन समझाएगा। बिल्कुल। लेडी प्रेग्नेंट होती है, डॉक्टर कहते हैं कि काम मत करो, आराम करो, बैठ जाएगी पलंग पे, आराम करेगी, पैर लटका रखे नीचे, सूजन आ जाएगा, चला नहीं जा रहा, फिर डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, अरे किसने बोला था कि पैर लटका लिया आपने, सूजन तो आना ही था आपको, बेड रेस्ट करना फुल, पैर ऊपर कर लिए, लेट गए, कुछ नहीं करना। हमने तो वो दौर देखा है, सिर पे गट्ठर है, हरे चारे का या घास का या कुछ भी ला के पटक दिया, 10 मिनट बाद बच्चा हो गया, किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी। बिल्कुल नहीं, ये बहुत सी चीजें हैं, चूड़ियां पहनती हैं औरतें हाथ में, ये आपने डाला हुआ है, ये सब साइंटिफिक तरीका है। ये सिर पे गोरला राजस्थान में जो लगाते हैं, ये कंठी गले में डालते हैं, ये बीमारियां दूर भगाने के। पैरों में जो हाँ पजेब पहनते हैं, पजेब या कुछ और जो कड़ी वगैरह डालते हैं, हाँ, ये हमारे पॉइंटों पे असर डालते हैं, हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने में कामयाब है। साइंटिफिक नजरिया है। तो सबसे पहले हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। लाइफस्टाइल सबसे पहले। आयुर्वेद में कहा गया है कि हमारे वात पित्त कफ के डिसबैलेंस होने से कोई भी बीमारी बनती है। ये हमारी बॉडी के, आयुर्वेद में इनको दोष माना गया है, लेकिन हमारी बॉडी के मेंटेन हैं, बॉडी को मेंटेन रखने वाले हैं। वात पित्त कफ, इनका संतुलन बिगड़ा, कोई भी बीमारी में लग जाएगी। अब बीमारी कौन सी लगेगी, हमारे अच्छे सेल्स कमजोर पड़ेंगे, हमारी रोग रोधक क्षमता कम हो जाएगी। बिल्कुल। जब रोग रोधक क्षमता कम हो गई तो अच्छे सेल्स कमजोर पड़े, तभी तो हुई ना जी। और वो होती कैसे है, वात पित्त कफ के डिसबैलेंस होने से। अब उसके आसपास कौन सी बीमारी के सेल, हर बीमारी के सेल हर आदमी में है, ये तो है नहीं कि किसी में है मुझ में नहीं है, आप में नहीं, सब बीमारी के सेल, जिस भी सेल्स, जो भी सेल्स, जिस भी बीमारी का सेल्स जो है हमारे अच्छे सेल्स पे हावी हो गए, उनको खत्म कर दिया, वही बीमारी में लग जाएगी। आर्थराइट्स के सेल्स ने हमारे अच्छे सेल्स को खा लिया, आर्थराइट्स हो जाएगा। कैंसर के निकाल लिया, कैंसर हो जाएगा। टीबी के सेल्स निकाल लिया, टीबी हो जाएगी। बिल्कुल। तो भाई डॉक्टर साहब ने बहुत सारी बातें बताई है और ये सच्चाई है, आज के टाइम की सच्चाई है कि जो हमारी दिनचर्या है, हमारा लाइफस्टाइल है, वो बिल्कुल जैसे डॉक्टर साहब ने बताई ऐसे ही चल रहा है, और उसी के चलते मतलब हम बीमारियों से ग्रस्त है, अपने आप को भी टाइम दे पाते हैं, फोन टीवी, यहाँ तक मतलब बच्चे भी 6-6 महीने के बच्चे भी फोन की ग्रस्त में हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो रेवाड़ी में डॉक्टर साहब लंबे टाइम से काम कर रहे हैं और सिर्फ आयुर्वेद पे काम कर रहे हैं। तो अगर आपके आसपास या आपकी रिश्तेदारी में या कहीं भी ऐसा कोई मरीज है जो कैंसर से पीड़ित है,
तो भाई जरूर इस वीडियो को भेजिए, शेयर करें, ताकि ये डॉक्टर साहब तक पहुंच सके और आयुर्वेद से उसका इलाज हो सके। बिल्कुल प्योर आयुर्वेद से ये डॉक्टर साहब इलाज करते हैं, ऐसा ही ना डॉक्टर साहब? इसके साथ साथ प्योर आयुर्वेदिक औषधियाँ होती हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि 3 प्रकार के पेशेंट होते हैं किसी भी क्रोनिक बीमारी। अच्छा। एक तो वो होता है जिसको पता नहीं होता कि मुझे ये बीमारी है, बीमारी घर वाले बताते नहीं हैं उनको कि आपको ये कैंसर जैसा हो गया, क्योंकि उसके डर से ही मौत हो जाती है। पड़ोसी को 105 डिग्री बुखार आ जाता है सुनते ही, लोग पास बैठना छोड़ देते हैं, जबकि ये कोई छूत का रोग तो है नहीं, लेकिन वो हवा ऐसा बनता कि नहीं कैंसर हो गया फलाना, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, चाहे कोई भी स्टेज है। जिसको पता नहीं है 3-4 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाता है। और एक वो पेशेंट है जिसको पता है कि मुझे कैंसर हो गया, मुझे अपने बाल बच्चों को देखना है, दुनियादारी को देखना है, रिश्तेदारों को देखना है, अपने ग्रस्त को देखना है और मुझे जीना है, और वो दृढ़ निश्चय कर लेता है, डेफिनेटली ठीक होता है, कोई भी स्टेज है चाहे। और एक वो होता है, अरे यार किसी के पास अमर पट्टा तो नहीं है ना, मरना सब नहीं है, क्यों ना खा पी के मर। बिल्कुल। हाँ, वो भगवान भी नहीं बचा पाता उसको। मेरा तो आखिरी में यही संदेश है कि भाई हम तो जूझ रहे हैं इस बीमारी से, कम से कम आने वाली जनरेशन सेफ रहे, इसके लिए बी अलर्ट, सावधान। और मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि क्या कैसे जीवन शैली में बदलाव करे आदमी। ये नहीं कि मेरी कोई बातें छिपी नहीं है, मेरी एक एक चीज, ये दवा कैसे बनी, ये कैसे बनी, ये कैसे बनी, ये कैसे बनती है, सारी चीजें मैंने अपने सब वीडियो में खोल के बता रखी है। पूरी दिनचर्या के बारे में बता रखा है। साथ साथ पैसा कमाना मेरा उद्देश्य नहीं है। पेशेंट जब क्योर होता है और मुझे थैंक्स करने आता है, मुझे गिफ्ट देने आता है, तो मेरी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और मुझे इतनी खुशी होती है, शायद उसके घर वालों को भी नहीं होती, उसको खुद को भी नहीं होती। बिल्कुल। इतना ही मैम, और कुछ पूछना है? थैंक यू डॉक्टर साहब। तो भाई डॉक्टर साहब से बहुत सारी बातचीत हुई है और सच में डॉक्टर साहब ने जो बताया, जब किसी पेशेंट को ठीक करते हैं तो मतलब सच में कितनी खुशी होती होगी कि कैंसर के मरीज को जब ठीक कर देते हैं, और खुशी खुशी जब कोई गिफ्ट देने के लिए या फिर अपनी खुशी जाहिर करने के लिए यहाँ पे पहुंचता है। तो भी आप भी तस्वीरों को शेयर करें, आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बच सकती है, क्योंकि अगर इंग्लिश मेडिसिन की बात करें तो इंग्लिश मेडिसिन में इसका इलाज है ही नहीं है। तो आप भी तस्वीरों को शेयर करें, आपके आसपास है या फिर आपकी रिश्तेदारी में है तो वहां तक ये तस्वीरें जरूर पहुंचे, ताकि डॉक्टर साहब का पता चल जाए। हमने सारी चीजें इसमें बता दी है और स्क्रीन पे नंबर भी दे दिया है, अगर फिर भी आपको पता ना मिले तो आपको स्क्रीन पे नंबर दे दिया है, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे। जय हिंद।